हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो अब इस वीडियो में एक रिवीजन करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर का। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट भी है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। तो चलो वन बाय वन कवर करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ की फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या। देखो, आपको नेम ही बता रहा है, फाइनेंस को मैनेज करना इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, आपको ये पूरा चैप्टर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि कंपनी किस तरह से अपने पैसे को, अपने फंड्स को मैनेज करेगी। ठीक है, जिससे आपका पैसा वेस्ट ना हो, इनफैक्ट मल्टीप्लाई हो। ठीक है, तो पैसे को मैनेज करना ही क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, अब एक कंपनी को अगर अपने फाइनेंस को मैनेज करना है, फंड्स को मैनेज करना है, तो तीन चीजें देखनी होती हैं। बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट तीन चीजों से मिलकर बना है। सबसे पहली चीज, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स यानी कि आप पैसा अरेंज कहाँ से करोगे, पैसा एक्वायर कहाँ से करोगे। अगर आपको एक कंपनी स्टार्ट करनी है, एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले ये देखोगे कि हम पैसा अरेंज कहाँ से करें, क्या वो सोर्सेज हैं। तो देखो, दो सोर्सेज हैं हमारे पास फंड्स अरेंज करने की। एक है इक्विटी और एक है डेट। ठीक है, इक्विटी यानी कि आपका शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें हम बात करते हैं शेयर कैपिटल की, हम बात करते हैं रिटेन अर्निंग्स की। ठीक है, कि आप शेयर्स इशू करके पैसा अरेंज कर सकते हो। आपके पास कुछ पिछली सेविंग्स है तो उसे यूटिलाइज करके आप पैसा अरेंज कर सकते हो। या फिर अगर आपको खुद का पैसा नहीं लगाना, ठीक है, अगर आपको शेयर्स इशू नहीं करने, तो आप डेट फाइनेंसिंग कर सकते हो, बैंक से लोन ले सकते हो, डिबेंचर्स इशू कर सकते हो। तो वो सब किस में आता है, डेट में। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, कि आप पहले पैसा अरेंज करो। ठीक है, एक बार आपने पैसा अरेंज कर लिया, उसके बाद आता है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। ये जो आपने पैसा अरेंज किया, उसे अपने पास नहीं रखना, उसे इन्वेस्ट करना है, उसे यूटिलाइज करना है, सो दैट आपको वहां से अच्छे रिटर्न्स मिल सके। ठीक है, तो यूटिलाइजेशन में दो पॉइंट्स, या तो आप करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करोगे यानी कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे यानी कि आपके नॉन करंट एसेट्स में, फिक्स्ड एसेट्स में। ठीक है, तो इसके लिए हमें बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करके चलने होते हैं, जो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको फंड्स एक्वायर करना है, पैसा अरेंज करना है, उसके बाद उसे इन्वेस्ट करना है। एक बार इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, यानी कि आपने जब इन्वेस्टमेंट किया तो वहां से जो रिटर्न्स आए, अब उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आपने पैसा शेयर्स के थ्रू अरेंज किया है, यानी कि जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें आप अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट दोगे, तो आप अपने सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट करो, या तो डिविडेंड दो। ठीक है, अगर डिविडेंड नहीं दे रहे तो सेव करोगे। ठीक है, तो ये इसमें आ जाता है। तो सबसे पहले अगर आपको फाइनेंस को मैनेज करना है तो तीन चीजें हैं, एक प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, पैसा अरेंज कहाँ से करना है, दूसरा यूटिलाइजेशन, कि किस तरह इन्वेस्ट करना है, और तीसरा आता है डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी प्रॉफिट है उसे कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना सेव करना है। ये सब किस में आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ठीक है, इसके बाद अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखें तो क्या लिखा है, इट इज कंसर्न विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एज वेल एज द यूसेज ऑफ फाइनेंस। वही चीज कि इस तरह आप अपने पैसे को यूटिलाइज कर रहे हो, किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हो, सो दैट आपको अच्छे रिटर्न्स मिले, और प्रॉपर आप यूटिलाइजेशन करके चल रहे हो, सब कुछ प्रॉपरली हो रहा है। वो क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें द इम्पोर्टेंस या फिर रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देखो सबसे पहला पॉइंट, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन बिजनेस, यानी कि अगर आप फिक्स्ड एसेट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आप किसी मशीन, किसी ऐसे इक्विपमेंट में फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ कैपिटल लगता है। ठीक है, तो इन्वेस्ट करने से पहले आपको देखना होगा कितना पैसा रिक्वायर्ड है, क्या साइज है, क्या कॉम्पोजिशन है, तो वो सब आपको देखना है। सेकेंड, क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स, यानी कि अगर आप करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो किस तरह करोगे, कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर आप फिक्स एसेट किसी मशीन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपके करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना भी जरूरी है। ठीक है, इसके बाद अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स, आपको कुछ पैसा लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होगा, कुछ पैसा शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए होगा, तो वो सब आपको डिसाइड करने में कौन हेल्प करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, इसके बाद प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी इन कैपिटल, टोटल कैपिटल में, एक फर्म की टोटल कैपिटल, एक कंपनी की टोटल कैपिटल में कितना प्रपोर्शन डेट का हुआ, कितना इक्विटी का हुआ, क्योंकि एक कंपनी की कैपिटल कंप्लीटली ओनर्स फंड नहीं हो सकती। ठीक है, तो उसमें कितना डेट है, कितना इक्विटी है, ये भी आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट से पता चलेगा। और ऑल आइटम्स इन पी एंड एल अकाउंट, मतलब अगर आप
शेयर्स के थ्रू पैसा अरेंज कर रहे हो तो आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दोगे, बट अगर आप डेट के थ्रू पैसा अरेंज कर रहे हो तो इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट आपके लिए एक एक्सपेंस है जिसको आप P&L अकाउंट में शो करोगे, तो आपको ये चीज भी देख के चलनी है कि कौन सा आइटम P&L को इफेक्ट करेगा, कौन सा नहीं। तो उस सभी चीजों के लिए क्या जरूरी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है कि फाइनेंस को मैनेज करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव यही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कि आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो। ठीक है, दूसरी चीज जो आपका शेयर का प्राइस है, मार्केट प्राइस जो है शेयर का वो इंक्रीज हो, यही इसका ऑब्जेक्टिव होता है। अब शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज कैसे होगी ये आप पूरा डिटेल में पढ़ोगे अभी आगे। ठीक है, बट याद रखना है अगर आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछे तो यही चीज है कि आपको याद रखना है कि शेयर होल्डर्स की अगर वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है तो यही इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। ठीक है, इसके बाद मेजर चीज आती है फाइनेंशियल डिसीजन। मतलब कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको 3 मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस लेके चलने होते हैं। ठीक है, उन्हीं डिसीजंस के बेसिस पे आपकी कंपनी पूरी वर्क करती है। 3 डिसीजंस कौन से हैं आपको पता है? 3 डिसीजंस हैं हमारे पास। सबसे पहले फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन और तीसरा है डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, अभी हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा, जो 3 पॉइंट्स हमने पढ़े इन्हीं के हमने डिसीजंस बना दिए हैं। ठीक है, इन्हीं को डिटेल में पढ़ेंगे और 3 डिसीजंस निकल के आए हैं। सबसे पहले फाइनेंसिंग, दूसरा इन्वेस्टमेंट, तीसरा डिविडेंड। ठीक है, FID, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फाइनेंसिंग डिसीजन की, तो फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है? ऐसा डिसीजन जिसमें आपको ये डिसाइड करना है कि आप कितना पैसा शेयर से अरेंज करोगे, कितना पैसा डेट से रेज करोगे। ठीक है, टोटल कैपिटल में कुछ पार्ट इक्विटी का होगा, कुछ पार्ट डेट का होगा। तो डिसीजन आपको लेना है कि कितना हम शेयर से रेज, इक्विटी से रेज करें और कितना डेट से रेज करें। इसी डिसीजन को हम कहते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है, दूसरी चीज, शेयर्स कहीं ना कहीं कॉस्टलियर होते हैं। ठीक है, कॉस्टलियर, बट इनमें रिस्क कम होता है क्योंकि आप शेयर्स पे डिविडेंड देते हो अपने शेयर होल्डर्स को, जो कि कंपलसरी नहीं है। प्रॉफिट होगा तो दोगे, नहीं होगा तो नहीं दोगे, तो रिस्क कम है। लेकिन अगर बात करें डेट की, तो डेट कहीं ना कहीं चीपर सोर्स है, लेकिन रिस्क इसमें ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आपको डेट पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा अपने डिबेंचर होल्डर्स को। ठीक है, जिससे भी आपने पैसा रेस किया है, अगर आप लोन लेते हो बैंक से तो इंटरेस्ट तो देना है, जो कि एक चार्ज है। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इंटरेस्ट देना बनता है, कंपल्सरी है। इसलिए यहाँ पर रिस्क ज्यादा है। ठीक है, फाइनेंसिंग डिसीजन समझ में आया? क्या करना है आपको? देखना है कि हम कितना पैसा शेयर से अरेंज करेंगे, कितना डेट से। ठीक है, इसके बाद अब उस पैसे को इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने के लिए भी 2 तरीके, या तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो या फिर शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, या तो हम फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करेंगे या फिर करंट एसेट्स में। ठीक है, अगर आप फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस डिसीजन को हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ठीक है, और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो करंट एसेट्स में, उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो गया, उसके बाद आपने रिटर्न जनरेट करे वहां से। अब देखना है कि हम कितना डिविडेंड देंगे। लास्ट डिसीजन होता है डिविडेंड डिसीजन, मतलब कि आपके जो शेयर होल्डर्स हैं, जो ओनर्स हैं, उन्हें कुछ प्रॉफिट का पार्ट तो दोगे। तो आपको देखना है कि हम अपने रिटर्न्स में से, सरप्लस में से कितना पार्ट डिविडेंड देंगे, और अगर हम डिविडेंड नहीं दे रहे तो कितना हम सेव करें फॉर फ्यूचर। ठीक है, तो या तो डिविडेंड दोगे या फिर सेव करोगे। सारा डिविडेंड नहीं देते, सारा सेव नहीं करेंगे, दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल डिसीजंस 3 है, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ फैक्टर्स कंसिडर करके चलने होते हैं कि हम कितना शेयर से रेज करें, कितना डेट से, कितना हमें फिक्स एसेट में लगाना है, कितना वर्किंग कैपिटल में। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ फैक्टर्स कंसिडर करके चलना है जिन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको देखनी है कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेने के लिए क्या वो फैक्टर्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं, कंसिडर करके चलने हैं। ठीक है, वर्किंग कैपिटल के हम फैक्टर्स नहीं पढ़ते क्योंकि वो नॉर्मल खर्चे हैं, उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें सोचने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप फिक्स एसेट में पैसा लगा रहे हो तो उसमें बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट होता है। अगर आपने गलत लगा दिया तो रिस्क लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है। तो इसलिए बहुत से फैक्टर्स आपको कंसिडर करके चलने हैं
अगर आप एक कैपिटल बजटिंग डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, सबसे पहला फैक्टर है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। आपको ये देखना है कि आप जहां भी जिस भी फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां से कितना कैश जनरेट होगा, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, रेट ऑफ रिटर्न, वहां से कितना रिटर्न जनरेट हो रहा है, कि अगर आपके पास दो प्रोजेक्ट्स हैं, एक आपको 15% रेट दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, और एक प्रोजेक्ट आपको 12% रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, तो आप ऑब्वियसली इस 15% के साथ जाओगे, है ना। इसके बाद लास्ट आता है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, मतलब कि बहुत सी कैलकुलेशंस करनी होती हैं आपको, बहुत सी चीजें माइंड में लेके चलनी होती है कि कितना वो आइटम्स पीएनएल को इम्पैक्ट करेंगे, कितना बैलेंस शीट को, तो वो सभी चीजें आपको कंसिडर करके चलनी है बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी फिक्स्ड एसेट, ठीक है। अगर आप कोई कैपिटल बजटिंग डिसीजन ले रहे हो तो उसमें आपको ये देखना है कि आपको बहुत सी कैलकुलेशन करके देन इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। तो यही होता है इसका थर्ड पॉइंट, ठीक है। हम लोग रिविजन कर रहे हैं तो मैं जल्दी जल्दी सारी चीजें कवर कर रही हूँ, ओके। इसके बाद सेकंड डिसीजन है हमारे पास फाइनेंसिंग डिसीजन, ठीक है, कि शेयर से कितना और डेट से कितना। तो उसमें आपको कुछ फैक्टर्स कंसिडर करके चलने होते हैं। सबसे पहले कॉस्ट, मतलब आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है। अगर आप डेट से रेस कर रहे हो तो कितना कॉस्ट है, अगर आप इक्विटी से रेस कर रहे हो तो कितना कॉस्ट है। जिसमें कम कॉस्ट आएगा उससे पैसा रेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद रिस्क, तो रिस्क की बात करें तो डेट में रिस्क ज्यादा है और इक्विटी में रिस्क कम है, तो आपको अपने अकॉर्डिंगली देखना है कि अगर आप ज्यादा रिस्क बियर कर सकते हो तो डेट में जाओ, अदरवाइज इक्विटी विल बी दी बेटर ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, फ्लोटेशन कॉस्ट होता है कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू सिक्योरिटीज। आप सिक्योरिटी इशू कर रहे हो तो उसमें जो कॉस्ट आ रहा है, चाहे वो एडवर्टीजमेंट का खर्चा हो, चाहे वो प्रोस्पेक्टस का खर्चा हो, तो जितने भी खर्चे होते हैं ब्रोकरेज, तो ये सभी चार्जेस होते हैं, खर्चे होते हैं आपकी, अगर ये ज़्यादा है, अगर आप बेसिकली शेयर्स इशू करते समय ज़्यादा आते हैं, तो अगर आप फ्लोटेशन चार्जेस बियर कर सकते हो तो इक्विटी से आप पैसा रेज कर सकते हो, अदरवाइज डेट फाइनेंसिंग करो, और अगर वो भी सही नहीं लगता तो आप बैंक से नॉर्मल लोन ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद कैश फ्लो पोजीशन, आपको अपनी कैश फ्लो पोजीशन देखनी है। अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, ठीक है, अगर गुड है, तो आप डेट से पैसा रेज करो, क्योंकि डेट में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो कि कंपलसरी है, और इंटरेस्ट तो कैश में ही पे करोगे ना। बट अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है, बैड है, तो उस केस में आप इक्विटी से पैसा रेज करो, ठीक है। देन फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, कुछ खर्चे होते हैं जो आपको देने ही देने होते हैं, जैसे कि कोई सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट। तो अगर आपके ऑलरेडी हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग चार्जेस हैं तो उस केस में आप फंड्स कहाँ से रेज करोगे, इक्विटी से, ठीक है, क्योंकि डेट तो अपने साथ एक ऑब्लिगेशन लेके आएगा ही, ओके। देन कंट्रोल कंसिडरेशन, कंट्रोल कंसिडरेशन यानी कि अगर आपको अपना कंट्रोल बना के रखना है तो आप इशू करो डेट से, पैसा रेज करो डेट से। बट अगर आपने शेयर्स इशू करे तो आपकी कंपनी में नए शेयर होल्डर्स आएंगे, जिससे कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कोई कंट्रोल डाइल्यूट ना हो तो क्या, कहाँ से पैसा रेज करना है, डेट से, ठीक है। इसके बाद स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, आपको देखने की कैपिटल मार्केट में क्या कंडीशन चल रही है। तो बेसिकली दो फेजेस होते हैं, एक होता है बूम और एक होता है डिप्रेशन, ठीक है। तो अगर बूम फेज चल रहा है मतलब कि मार्केट बहुत सही है, मार्केट में बढ़िया पैसा है, बढ़िया चल रहा है सब कुछ, तो उस केस में आप इशू करोगे शेयर्स। बट अगर डिप्रेशन पीरियड है, ठीक है, कि मार्केट बहुत डाउन है, तो आप इशू करोगे डेट, ठीक है, सही है। तो ये कुछ फैक्टर्स आपको कंसिडर करके चलने होते हैं बिफोर टेकिंग द फाइनेंसिंग डिसीजन, ओके। इसके बाद आगे बढ़े तो अब समझते हैं द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन क्या है कि आप कितना पार्ट अपने प्रॉफिट का डिविडेंड दोगे शेयर होल्डर्स को और कितना सेव करके चलते हो फॉर फ्यूचर, ठीक है। अब इसमें क्या फैक्टर्स आपको कंसिडर करके चलने हैं। सबसे पहले अमाउंट ऑफ अर्निंग्स, कि आपकी अर्निंग्स कितनी है, ठीक है, क्योंकि आप डिविडेंड दोगे तो अगर कमाओगे तभी तो डिविडेंड दोगे, तो अगर आपकी अर्निंग्स अच्छी हैं, अच्छा कमा रहे हो तो अच्छा डिविडेंड दो, अर्निंग्स अगर कम है तो डिविडेंड भी कम दोगे, ठीक है। इसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, मतलब अगर आपकी अर्निंग स्टेबल है, ठीक है, आप हर साल नॉर्मल इक्वली कमा रहे हो, तो उस केस में आप ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। बट अगर आपकी अर्निंग्स अनस्टेबल है, कि ऐसा है कि इस साल ज्यादा कमाया, अगले साल थोड़ा कम कमा लिया, तो उस केस में डिविडेंड भी आप सही से नहीं दे पाओगे, ठीक है। इसके बाद थर्ड इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी,
मतलब अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट आने वाला है जिसमें आप अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, तो इस केस में अभी प्रेजेंटली आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रिटेन करो, सेव करो, ठीक है, रिटेन करना है, ठीक है। इसके बाद कैश फ्लो पोजीशन देखनी है आपको। अगर आपकी अच्छी कैश फ्लो पोजीशन है तो डिविडेंड दो, कैश फ्लो पोजीशन अगर अच्छी नहीं है तो डिविडेंड कम दोगे, ठीक है। इसके बाद शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस मतलब देखो दो तरह के शेयर होल्डर्स होते हैं। एक ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं, यंग शेयर होल्डर्स, जो चाहते हैं कि हमें डिविडेंड ना दे कंपनी, ठीक है, कंपनी डिविडेंड ना दे, वो उसी प्रॉफिट को आगे री इन्वेस्ट कर दे, ठीक है। बट कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं जो रिटायर्ड होते हैं, ठीक है, जिनके लिए डिविडेंड ही एक मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है। तो उस केस में अगर इस तरह के शेयर होल्डर्स हैं, रिटायर्ड शेयर होल्डर्स, तो उस केस में कंपनी रेगुलरली डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, ठीक है। इसके बाद टैक्सेशन पॉलिसी, कंपनी को टैक्सेशन पॉलिसी का भी ध्यान रखना है कि कितना टैक्स वो सेव कर सकती है अगर वो डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो अपना जो भी टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है वो अच्छे से समझ के चलना है। और इसके बाद स्टॉक मार्केट रिएक्शन, मतलब अगर एज अ कंपनी आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आता है सभी जो मार्केट में पब्लिक है उनके माइंड में, ठीक है। आपकी गुडविल मेंटेन होती है मार्केट में कि आप अच्छा बढ़िया डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है। बट अगर आप डिविडेंड नहीं दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव करोगे, तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आए लोगों के ऊपर, ठीक है। देन एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, मतलब अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में आपको जब भी पैसे की नीड होगी तो आप कैपिटल मार्केट से बहुत इजीली अरेंज कर सकते हो, तो अभी के इसमें आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डिविडेंड के थ्रू डिक्लेयर कर दो, ठीक है। सेव करने की जरूरत नहीं है, डिविडेंड दो, आपकी गुडविल बनेगी और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा मार्केट में भी, ठीक है। देन लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स, लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स यानी कि लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स ये कहता है कि आपको समझ के चलना है कि आप सबसे पहले आउटसाइडर्स की पेमेंट करो, अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट करो। आपने अगर बैंक से कोई लोन लिया है तो उनकी पेमेंट पहले करोगे, ठीक है, देन आप डिविडेंड देने के बारे में सोचो, ओके। और कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है, ये पॉइंट कहता है कि अगर आप ऑलरेडी किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड हो, ठीक है, जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि पहले आपको ही पेमेंट की जाएगी, तो पहले आप उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करो, देन डिविडेंड देना है, ठीक है। तो ये भी कुछ फैक्टर्स है जो आपको कंसिडर करने हैं डिविडेंड डिसीजन के केस में, ओके। तो ये तो हमने पढ़ लिए सभी डिसीजंस। सबसे पहले कैपिटल बजटिंग डिसीजन, देन फाइनेंसिंग, इसके बाद डिविडेंड। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट बुक में मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़े थे, उसमें प्लानिंग था, इसी तरह फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक पार्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, सबसे पहली चीज डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ फंड्स नीडेड, आपको देखना है कि आपको कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सेकंड, डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स, आप उस पैसे को कहाँ से अरेंज करोगे, कौन से सोर्सेज से अरेंज करोगे। और थर्ड, सूटेबल पॉलिसीज फॉर प्रॉपर यूसेज ऑफ फंड्स रेज, कि आप किस तरह उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो, ये सब किस में आता है, फाइनेंशियल प्लानिंग में, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग छोटा कॉन्सेप्ट है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ओके। इसके बाद अगर हम देखें इसके ऑब्जेक्टिव्स, तो ये चीज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल प्लानिंग के दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड, मतलब कि आपको देख के चलना है कि जब भी आपको फ्यूचर में पैसे की रिक्वायरमेंट हो तो आपके पास फंड्स अवेलेबल हो, ठीक है। और कितना अमाउंट चाहिए वो भी आपको अभी से डिसाइड करके चलना है, ठीक है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है टू सी दैट द फर्म डजंट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरीली, ऐसा ना हो कि फर्म जरूरत नहीं है बट वो फंड्स रेज कर रही है, तो इससे क्या होगा, कॉस्ट ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको बेफालतू में फंड्स रेज नहीं करने, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही पैसा रेज करना है, ओके। ये हो गया। इसके बाद देखिए अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, तो बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं, आपने फर्स्ट बुक में जो प्लानिंग के इंपॉर्टेंस पढ़ी थी वही चीज़ें। सबसे पहले इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग व्हाट माइट हैपन इन द फ्यूचर, फ्यूचर में क्या हो आप अभी से कहीं ना कहीं आइडिया लगा सकते हो, जिसके अकॉर्डिंगली आप अभी करंटली अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके चलोगे। सेकेंड, बिजनेस अवॉइड्स बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस, ठीक है। देन इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग वेज बिजनेस फंक्शंस, बहुत से बिजनेस फंक्शंस को, डिपार्टमेंट्स को ये एक साथ लेके चलता है। देन किसी भी तरह की डुप्लीकेशन, किसी भी तरह की वेस्टेज नहीं होगी, तो कॉस्ट कम आएगा।
उसके बाद इट्स द लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग लिंक है बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। देखो इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या था कि आप कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करोगे, फाइनेंसिंग डिसीजन क्या था कि आप किस सोर्स से पैसा अरेंज करोगे, तो कहाँ से पैसा अरेंज करना है और कहाँ इन्वेस्ट करना है, इसके बीच में क्या है, प्लानिंग, ठीक है। इसके बाद इट्स द लिंक बिटवीन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, ये फ्यूचर को प्रेजेंट से लिंक करता है, ठीक है, बेसिक पॉइंट्स आप लिख सकते हो। ओके चलो ये हो गया। अब आता है मेन टॉपिक इस चैप्टर का जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है कि एक कंपनी की टोटल कैपिटल में कितना पार्ट डेट का है और कितना इक्विटी का है, ठीक है। कैपिटल में डेट भी होगा, कुछ पैसा आपने रेज किया होगा, बोरो किया होगा बैंक से, डिबेंचर इशू करके, और कुछ कुछ पैसा आपका खुद का होगा, ठीक है, आपने शेयर इशू करे होंगे। तो आपको देखना है कि आपके टोटल कैपिटल में कितना पार्ट डेट का है, कितना इक्विटी का है। तो वो जो प्रोपोर्शन है टोटल कैपिटल में डेट का और इक्विटी का, उसे हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, उसे हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, कहीं ना कहीं अगर आप फाइनेंसिंग डिसीजन देखो उसी के जैसा ही है ना, उसमें भी हमने डेट और इक्विटी की बात करी थी, कैपिटल स्ट्रक्चर में भी हम डेट और इक्विटी की ही बात करेंगे। ओके, इसके बाद टॉपिक आता है फाइनेंशियल लेवरेज, इंपॉर्टेंट। देखो फाइनेंशियल लेवरेज क्या है, हमने कैपिटल स्ट्रक्चर में बात करी डेट और इक्विटी की। फाइनेंशियल लेवरेज में हम ये कहते हैं कि अगर आप अपनी टोटल कैपिटल में डेट का प्रोपोर्शन इंक्रीज करते हो तो कहीं ना कहीं आपको फायदा है, शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज होती है, ठीक है। फाइनेंशियल लेवरेज का सिंपल मतलब यही है कि आपकी टोटल कैपिटल में कितना डेट है। इसमें हम इक्विटी की बात नहीं करते, हम बात करते हैं कि बस डेट की, ठीक है। अब ये बोला जाता है कि अगर आप डेट का प्रोपोर्शन इंक्रीज कर देते हो तो जो वेल्थ है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी, ठीक है, यानी कि ईपीएस, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा। बट इसमें कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है दैट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब अगर मुझे किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है और मेरे पास खुद का पैसा नहीं है, ठीक है, मैंने बोरो किया, मैंने बैंक से लोन लिया है और मुझे उस पर इंटरेस्ट पे करना है सपोज 8%, ठीक है, जो लोन लिया उस पर 8% मुझे इंटरेस्ट पे करना है, और मैं जिस इन्वेस्टमेंट में वो पैसा लगाऊंगी वहां से मुझे रिटर्न मिलने वाला है सपोज 10%। तो ये कंडीशन सही है, ठीक है ना, कि मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिल रहा है 10%, मुझे इंटरेस्ट कितना पे करना है 8%, तो सही है, फेवरेबल सिचुएशन है। तो उस केस में डेट को इंक्लूड करना सही होगा। बट अगर सिचुएशन रिवर्स हो जाती कि मुझे जो रिटर्न मिल रहा है वो तो बस 8% है बट मुझे इंटरेस्ट पे करना है 10%, तो उस केस में ये लॉस की सिचुएशन बन सकती है और आपको डेट यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो ये बोला जाता है कि अगर आप डेट इंक्लूड करते हो तो ईपीएस बढ़ेगा, बट कंडीशन आपको ये याद रखनी है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होना चाहिए किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है। इसी को हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी कहते हैं, और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं है क्या ये। सबसे पहली चीज कंपनी एक्स लिमिटेड, ओके, आपको उसका कुछ डेटा दिया है जैसे कि टोटल फंड्स की कंपनी में टोटल कैपिटल कितना है 30 लाख, इंटरेस्ट रेट गिवन है 10%, टैक्स का रेट है 30% एंड ईबीआईटी 4 लाख। ईबीआईटी क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले जितना भी आपका प्रॉफिट है दैट इज ईबीआईटी। ओके, इसके बाद आपको डेट के कुछ केसेस दिए हैं, केस नंबर 1 में निल, मतलब कि 3 केसेस आपको बनाने हैं, टोटल कैपिटल है 30 लाख, ठीक है, फर्स्ट केस में डेट इसमें है ही नहीं, ठीक है, यानी कि जो 30 लाख का अमाउंट है फर्स्ट केस में वो सारा शेयर से रेज किया है, ठीक है। सेकंड केस में डेट का प्रोपोर्शन है 10 लाख, यानी कि इक्विटी 20 लाख होगा और 10 लाख हो जाएगा आपका डेट, ठीक है। और थर्ड केस में 20 लाख का अमाउंट है डेट से रेज किया है, तो यानी कि 10 लाख इक्विटी से और 20 लाख डेट से, ठीक है। अब इसे करते हैं सॉल्व। सबसे पहली चीज आपको करनी है वो होती है ईबीआईटी। सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे ईबीआईटी से, तो ईबीआईटी है 4 लाख, 4 लाख, ठीक है। इसके बाद आपको इसमें से माइनस करना होता है इंटरेस्ट, ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा। ईबीआईटी उसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का रेट है
10%, ठीक है। अब फर्स्ट केस में हमने डेट से पैसा रेज किया ही नहीं है, तो मुझे इंटरेस्ट नहीं देना, ओके। इसके बाद सेकंड केस में हमने डेट से पैसा रेज किया था 10 लाख, ठीक है। डेट कितना था 10 लाख, तो 10 लाख का 10% विल बी 1 लाख, ओके। और थर्ड केस में डेट था 20 लाख, तो 20 लाख का 10% कितना आएगा 2 लाख, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख, ठीक है। ये जो निकल के आया इसे हम कहते हैं ईबीटी। ईबीटी क्या है, अर्निंग बिफोर टैक्स, ओके। अब इसमें से हम माइनस करते हैं टैक्स, टैक्स का रेट है 30%, तो 4 लाख का 30% विल बी 1,20,000, 3 लाख का 30% विल बी 90,000 एंड 2 लाख का 30% विल बी 60,000, ठीक है। इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2,80,000, 2,10,000 एंड 1,40,000, ओके। इसे हम कहते हैं EAT। EAT मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है। सबसे पहले EBIT, EBIT में से इंटरेस्ट माइनस किया, हमारे पास क्या आया EBT, EBT में से टैक्स हटाया तो क्या आया EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसके बाद हम निकालते हैं EPS, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। हमने अज्यूम किया है कि एक शेयर की वैल्यू है ₹10। तो देखो फर्स्ट केस में हमने पूरा जो कैपिटल है वो इक्विटी से अरेंज किया था, 30 लाख का कैपिटल था, एक शेयर 10 रुपए का है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए 3 लाख, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2,80,000 अपॉन 3 लाख, यानी कि ये आएगा आपके पास 0.93 रुपीज, ठीक है। सेकेंड केस में 2,10,000 आपका EAT था, नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे देखो 20 लाख का, 20 लाख इक्विटी से रेस किया है, एक शेयर 10 रुपए का है तो कितना 2 लाख, ये आ जाएगा 1.05 रुपीज। और थर्ड केस में EAT 140 और नंबर ऑफ शेयर्स होंगे कितने 10 लाख अपॉन 10 यानी कि 1 लाख, ये आएगा आपके पास ₹1.40, ठीक है। अब आप यहीं से देख सकते हो कि जिस केस में सबसे ज्यादा डेट था उसमें सबसे ज्यादा अर्निंग पर शेयर आया, ठीक है। अभी हमने यही चीज पीछे पढ़ी कि अगर आप डेट इंक्लूड करते हो तो EPS इंक्रीज होता है, ठीक है। बट कंडीशन थी हमारे पास कि ROI ग्रेटर होना चाहिए देन रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है। ROI कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हमारे पास EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, ठीक है। EBIT है हमारे पास 4 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था, कैपिटल एम्प्लॉयड है 30 लाख, 30 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपके पास 14%, ठीक है। इसको एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कितना आ रहा है, ओके 4 लाख अपॉन 30 लाख इंटू 100, ठीक है। ये हो गया। तो हमने देखा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 14% और आपको इंटरेस्ट कितना पे करना है 10%, तो ये फेवरेबल सिचुएशन है। तो इस केस में अगर आप डेट को इंक्लूड करते हो तो अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा, ठीक है। अर्निंग पर शेयर इंक्रीज क्यों हुआ, देखो जिस केस में सबसे ज्यादा डेट था उसमें हमने सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पे किया, ठीक है। इंटरेस्ट ज्यादा पे किया तो हमारी अर्निंग बिफोर टैक्स सबसे कम आई, जिसमें हमने टैक्स सबसे कम दिया, जिसकी वजह से आपकी अर्निंग आफ्टर टैक्स सबसे कम तो आया है, लेकिन इस केस में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी तो कम है, तो पर शेयर ज्यादा अर्निंग होगी, ठीक है। ये केस समझ में आया, बस आपको कंडीशन याद रखनी है कि ROI शुड बी ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर का, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते टाइम भी आपको कुछ फैक्टर्स माइंड में रखने होते हैं जो भी सिमिलर होंगे फाइनेंसिंग डिसीजन से ही, ठीक है। सबसे पहले कैश फ्लो पोजीशन, अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो आप क्या रेज करोगे डेट, ठीक है। बट अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो किस में जाना है
इक्विटी में, ठीक है। इसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको देख के चलना है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमेशा ज़्यादा होना चाहिए किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तभी डेट इंक्लूड करना है, अदरवाइज नहीं करना, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेट आपको देखनी होती है कि डेट से पैसा रेज करते टाइम कितना कॉस्ट आ रहा है, अगर ज़्यादा है तो आप इक्विटी से रेज करो, ठीक है। देन टैक्स रेट ये कहता है कि अगर आप डेट इंक्लूड कर रहे हो तो आपको टैक्स कम देना होता है। देखो कैसे, इस केस में देखें, अगर हम जिस केस में सबसे ज्यादा डेट था, यानी कि ये वाला केस, थर्ड केस, इसमें डेट सबसे ज्यादा था तो आपको टैक्स सबसे कम पे करना पड़ा, ठीक है ना, 1,20,000, 90,000, 60,000। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस केस में सबसे ज्यादा डेट था उस केस में आपने सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है। इंटरेस्ट आपके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस ज्यादा है तो प्रॉफिट आपका कम आएगा। देखो 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख, ठीक है। अगर प्रॉफिट कम आया तो आपको टैक्स भी तो कम देना है, तो मतलब अगर आप डेट इंक्रीज करते हो तो आपको टैक्स कम देना होता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी से अगर पैसा रेज कर रहे हो तो कितना कॉस्ट आ रहा है वो आपको देख के चलना है। देन फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है, आप सिक्योरिटी से जब पैसा रेज करते हो जितना भी कॉस्ट आ रहा है दैट इज फ्लोटेशन कॉस्ट, तो उसको भी माइंड में लेके चलना है कि जिसमें ज्यादा आएगा, अगर डेट से पैसा रेज करते टाइम फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा है तो आप इक्विटी से रेज करो, अदरवाइज डेट से रेज कर सकते हैं, ठीक है। देन रिस्क कंसिडरेशन, आपको पता है कि रिस्क किसमें ज्यादा है, डेट में, डेट ज्यादा रिस्की है और इक्विटी कम रिस्की है, ठीक है। देन फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि अगर आप डेट से पैसा रेज करते हो, ठीक है, अगर आप बोरोइंग करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हैम्पर होती है, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा लोन ले लोगे तो एक टाइम पे आके बैंक भी आपको लोन नहीं देगा, तो अगर आप चाहते हो कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहे तो किससे पैसा रेज करना है, इक्विटी से, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल, हमने पढ़ा ऑलरेडी फाइनेंसिंग में कि अगर आप चाहते हो कि आपका कंट्रोल डाइल्यूट ना हो तो किससे पैसा रेज करना है, डेट से, अदरवाइज इक्विटी से ही पैसा रेज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यानी कि अगर आप चाहे आप डेट से पैसा रेज करो चाहे आप इक्विटी से रेज करो, आपको सेबी के, ठीक है ना, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस, कंपनीज एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी माइंड में रख के काम करना है, ओके। स्टॉक मार्केट कंडीशंस आपको देखनी है कि अगर बूम पीरियड चल रहा है तो आप इशू करोगे शेयर्स, और अगर डिप्रेशन पीरियड है तो आप इशू करोगे डेट, ठीक है, डेट फाइनेंसिंग करेंगे, ठीक है। देन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज, आपको बाकी कंपनीज का कैपिटल स्ट्रक्चर देखना है बट उसे कॉपी नहीं करना, ठीक है। एक आइडिया ले सकते हो कि किस तरह का कैपिटल स्ट्रक्चर है बट आप उसे एग्जैक्टली कॉपी मत करो, हो सकता है उस कंपनी को लॉस हो तो आपको भी लॉस हो जाएगा, ठीक है। देन आता है हमारे पास इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि आपका ICR। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है, इट इज EBIT अपॉन इंटरेस्ट, मतलब कि आप कितने टाइम्स कमा रहे हो, ठीक है। कि सपोज आपको इंटरेस्ट देना है 1 लाख और आपकी अर्निंग्स है 2 लाख, मतलब कि इस 2 लाख में से 1 लाख का तो इंटरेस्ट देना ही देना है जो कि फिक्स चार्ज है, उसके बाद जो बाकी का 1 लाख बचा उसमें से आपके और भी तो एक्सपेंसेस होंगे, तो ये कहीं ना कहीं सही सिचुएशन नहीं है। बट अगर आपका EBIT 8 लाख है और इंटरेस्ट अभी भी 1 लाख है तो यानी कि आप 8 टाइम्स अर्न कर रहे हो, तो ये फिर भी बेटर सिचुएशन है, ठीक है। तो अगर ICR इंक्रीज होता है तो मतलब कि बढ़िया है, ठीक है, आप डेट से पैसा रेज कर सकते हो, ओके। इसके बाद आता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो, यानी कि DSCR। बेसिकली ICR में हमने बस इंटरेस्ट की बात करी, DSCR में हम प्रिंसिपल अमाउंट की बात करते हैं। अगर आप डेट फाइनेंसिंग कर रहे हो तो इंटरेस्ट तो दोगे बट प्रिंसिपल अमाउंट भी तो देना है, तो अगर सिंपल चीज है, अगर DSCR ज्यादा है तो आप डेट से पैसा रेज कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। ये हो गए हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर भी डन, ओके। ये पूरा टॉपिक था हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर का जो हमने कंप्लीट किया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल क्या है कि देखो एक कंपनी की कैपिटल दो तरह से होती है, एक फिक्स्ड कैपिटल और दूसरी होती है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल यानी कि वो पैसा जो आप फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल मतलब जो पैसा फिक्स्ड एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल मतलब कंपनी को चलाने का खर्चा, डेली बेसिस पे खर्चे होंगे, उसमें जो भी पैसा चाहिए वो होता है आपका वर्किंग कैपिटल, ठीक है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आपको पता है, अपने अकाउंट में पढ़ा है, दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज योर वर्किंग कैपिटल, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल रिलेटेड डिसीजन अगर आप लेते हो तो सबसे पहली चीज, अगर आप फिक्स एसेट में पैसा लगा रहे हो तो उसमें बहुत ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट होगा,
ठीक है, रिस्क भी ज्यादा है, इरिवर्सिबल डिसीजंस हैं, एक बार ले लिया तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगर आप किसी फिक्स एसेट में पैसा लगाना चाह रहे हो, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल से रिलेटेड आपको कितने फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो आपको कुछ फैक्टर्स कंसिडर करके चलने होते हैं। तो वो समझते हैं। सबसे पहली चीज आता है नेचर ऑफ बिजनेस, कि आपके बिजनेस किस टाइप का है, क्या आपका ट्रेडिंग बिजनेस है या फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है यानी कि आप खुद प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उस केस में आपको मशीन ज़्यादा चाहिए, इक्विपमेंट ज़्यादा चाहिए, तो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। ठीक है, इसके बाद स्केल ऑफ ऑपरेशंस, मतलब आप छोटे लेवल पे काम कर रहे हो या बड़े लेवल पे। अगर आप लार्ज स्केल पे काम कर रहे हो तो प्रोडक्शन ज़्यादा, इन्वेंट्री ज़्यादा मैनेज करना है, आपको टूल्स इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, तो उसके इसमें फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा चाहिए। ठीक है, इसके बाद चॉइस ऑफ टेक्निक। चॉइस ऑफ टेक्निक यानी कि आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हो या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, लेबर इंटेंसिव है तो लेबर ज़्यादा यूज करोगे तो फिक्स्ड कैपिटल कम चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव है तो आप मशीन ज़्यादा यूज करोगे तो फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा चाहिए। ठीक है, इसके बाद टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, मतलब कि अगर आपकी कंपनी में इस तरह की मशीन हैं जो बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाती हैं, तो उस केस में टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कराना ज़रूरी है, तो वहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा चाहिए होता है। ओके, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या कहता है कि अगर फ्यूचर में कोई इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट आने वाला है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आने वाली है, तो उस केस में आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। ठीक है, देन डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि आप अपनी प्रोडक्ट लाइन इंक्रीज कर रहे हो, कि पहले आप एक प्रोडक्ट में डीलिंग कर रहे थे, अब आप और अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स में डीलिंग करना चाहते हो, जिसके लिए आपको फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, मशीन्स लगानी पड़ेंगी, तो जिसमें आपका फिक्स्ड कैपिटल की नीड इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, देन फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स मतलब कि अगर मुझे कोई मशीन लेनी है और अगर मैं उसे रेंट पे ले सकती हूँ, लीज पे ले सकती हूँ, तो मुझे खुद का बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, जिस केस में फिक्स्ड कैपिटल कम चाहिए होगा। बट अगर मेरे पास एज सच कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो मुझे खुद ही वो एसेट या वो मशीन परचेज करनी पड़ेगी और फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगा। ठीक है, देन लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, मतलब कि अगर मैं जॉइंट वेंचर के थ्रू बिजनेस कर लूँ, कोलैबोरेट करके बिजनेस करूँ, तो मैं जो दूसरी कंपनी के साथ बिजनेस कर रही हूँ, मैं उनके भी टूल्स और मशीन्स को यूज कर सकती हूँ, तो जिस केस में फिक्स्ड कैपिटल कम चाहिए होगा उस एक मशीनरी को परचेज करने के लिए। ठीक है, ये फैक्टर्स हो गए किसके, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट के। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है कि डेली बेसिस पे बिजनेस को चलाने के लिए खर्चे होंगे, तो उसमें आपको क्या फैक्टर्स कंसिडर करके चलने हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस, अगेन अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में, और अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो वर्किंग कैपिटल आपको कम चाहिए होता है। ठीक है, स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर बड़े स्केल पे काम कर रहे हो, लार्ज स्केल है, तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा, स्मॉल स्केल है तो वर्किंग कैपिटल भी कम। ठीक है, इसके बाद सीजनल फैक्टर्स, मतलब अगर किसी प्रोडक्ट का सीजन चल रहा है तो उसके इसमें आप ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, आपको ज़्यादा लेबर की नीड है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ज़्यादा आएंगे, तो वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए। बट अगर सीजन नहीं चल रहा है किसी चीज़ का, तो वर्किंग कैपिटल भी आपको कम चाहिए होगा। ठीक है, देन क्रेडिट अलाउड एंड क्रेडिट अवेल्ड। क्रेडिट अलाउड यानी कि आपने क्रेडिट पे सामान बेचा है। ठीक है, अब अगर आप क्रेडिट पे सामान बेच रहे हो तो आपके पास उस डेटर से पैसा कुछ टाइम बाद आएगा, 3-4 महीने बाद। अब इस बीच अगर आपको सामान परचेज करना है, कुछ रॉ मटेरियल परचेज करना है, तो आपको खुद का पैसा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप क्रेडिट अलाउ कर रहे हो, ज्यादा सामान उधार पे बेच रहे हो, तो आपको वर्किंग कैपिटल की नीड ज्यादा होती है। ठीक है, अगर क्रेडिट ज्यादा दे रहे हो तो वर्किंग कैपिटल की नीड ज्यादा है। बट अगर आपने क्रेडिट कम टाइम के लिए दिया है, ठीक है, तो आपके पास बहुत जल्दी पैसा आ जाएगा, तो आपको खुद का पैसा लगाने की नीड नहीं होगी। ओके, दूसरा आता है क्रेडिट अवेल्ड। अब जिस तरह आप क्रेडिट देते हो उसी तरह आपको क्रेडिट पे सामान मिल भी जाता है। अगर आपने क्रेडिट पे सामान खरीदा है तो आपको अभी इमीडिएटली पेमेंट करने की नीड नहीं है, जिसकी वजह से आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। ठीक है, देन ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, मतलब अगर आप बहुत एफिशिएंटली सारा काम कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे से सभी चीज़ें मैनेज कर लोगे, जिस केस में आपका कॉस्ट कम आएगा, तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। ठीक है, देन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में रॉ मटेरियल की जब भी नीड हो तो आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा, तो अभी करंटली प्रेजेंट में आपको इन्वेंट्री मेंटेन करने की नीड नहीं होगी,
तो इन्वेंट्री में जो खर्चा है वो बच जाएगा, वर्किंग कैपिटल की नीड कम होगी, ठीक है। देन ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, मतलब वही चीज, अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, अदरवाइज कम, ठीक है। लेवल ऑफ कंपटीशन, मतलब अगर मार्केट में कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा है तो आप ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, ज्यादा सामान बेचोगे, लेबर ज्यादा रखोगे, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस ज्यादा आएंगे, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल की नीड ज्यादा, तो लेवल ऑफ कंपटीशन अगर ज्यादा है तो वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए, ठीक है। इन्फ्लेशन अगर है, महंगाई है, तो सारी चीजें महंगी हो जाएंगी, तो उस केस में आपको अगेन वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, ठीक। देन बिजनेस साइकिल आता है। बिजनेस साइकिल वही चीज, एक होता है आपका बूम पीरियड और एक होता है डिप्रेशन पीरियड, ठीक है। तो अगर बूम फेस चल रहा है कि मार्केट बहुत ही बढ़िया चल रही है, मार्केट में बहुत प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत डिमांड है, तो आप ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, ज्यादा सामान बेचोगे, आपको वर्कर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी ज्यादा। बट अगर डिप्रेशन पीरियड है, मार्केट बहुत डाउन है, डिमांड भी नहीं है, इतनी सप्लाई नहीं है, तो वर्किंग कैपिटल कम, ठीक है। इसके बाद आता है प्रोडक्शन साइकिल एंड ऑपरेटिंग साइकिल, इसको समझते हैं। प्रोडक्शन साइकिल बात करता है प्रोडक्शन से, मतलब प्रोडक्शन की, देखो आप रॉ मटेरियल से कितने टाइम में फिनिश्ड गुड्स बना रहे हो, ये होती है आपकी प्रोडक्शन साइकिल। तो अगर बहुत लंबी प्रोडक्शन साइकिल है तो उस केस में वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए होगी ज्यादा, तो अगर लॉन्ग है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा, अगर शॉर्ट प्रोडक्शन साइकिल है तो वर्किंग कैपिटल कम, ठीक है। एक आती है ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? ऑपरेटिंग साइकिल सिंपली ये बोलता है कि पैसा लगाने से लेके वो कितने टाइम में आपके पास वापस आ रहा है। मतलब जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने कैश से स्टार्ट किया होगा, मैंने सामान कैश में परचेज किया होगा, ठीक है। वहां से मैंने परचेज किया रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल से मैंने बनाए सेमी फिनिश्ड गुड्स, इसके बाद मैंने बनाए फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। देन मैं करूंगी सेल। सेल्स भी दो हो सकती हैं, एक तो कैश बेसिस पे और एक होंगी क्रेडिट बेसिस पे, ठीक है। सेल्स कर ली, फिर आपके पास यहाँ से आएगा पैसा, ठीक है। कैश में सेल्स किया तो इमीडिएटली पैसा आ जाएगा, क्रेडिट में किया तो कुछ टाइम बाद पैसा आएगा, इसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। कि पैसा लगाने से लेके कितने टाइम में वो आपके पास घूम के वापस आ रहा है, वो होती है ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। अगर ऑपरेटिंग साइकिल लंबी है, ठीक है, तो आपके पास ज्यादा टाइम में कैश आएगा वापस, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, ठीक है। अगर लॉन्ग है वर्किंग कैपिटल, सॉरी लॉन्ग है ऑपरेटिंग साइकिल, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, अगर शॉर्ट है तो वर्किंग कैपिटल भी कम चाहिए, ठीक है। डन। यही टॉपिक था हमारा इस पूरे चैप्टर में जो हमने कंप्लीट करा। एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने देखा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग, उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस हमने पढ़ी, क्या ऑब्जेक्टिव है। देन फाइनेंशियल डिसीजंस तीन होते हैं, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड। इसके बाद कैपिटल बजटिंग डिविजन डिसीजन के क्या फैक्टर्स हैं, फाइनेंसिंग के क्या है, डिविडेंड के क्या है, ये हमने देखा। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स, इम्पोर्टेंस, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, देन फाइनेंशियल लेवरेज, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का हमने पूरा ये एग्जांपल देखा, इंपॉर्टेंट है ये। देन हमने देखा कैपिटल स्ट्रक्चर के क्या क्या फैक्टर्स हैं, उसके बाद दो तरह की कैपिटल, फिक्स्ड और वर्किंग, उनको क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वो हमें देख के चलने थे, जो हमने अच्छे से पढ़े, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर का रिविजन हो जाता है कंप्लीट, एंड आई होप आप लोगों को सभी चीजें अच्छे समझ में आई होंगी, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।